हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि समय हो गया है आह टीवी की कहानियों का। हाय दोस्तों, मैं अंसारी सुफियान आप सभी का अपने चैनल आत्माहुति पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 3 कहानियाँ एक साथ लेके आया हूँ और तीनों कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं, जिसमें से हमारी पहली कहानी का नाम है रक्षक एक दिव्य आत्मा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और डर से भरपूर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि समय हो गया कहानी सुनने का। बहुत समय पहले की बात है। खुनिया गांव के 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन करने के लिए काली के मंदिर गई थी। काली का ये मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला और घर भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर उगे घने जंगली पेड़ पौधे इसे जंगल होने का आभास कराते थे। ये काली का मंदिर बहुत ही अच्छा माना जाता था। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर के मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाजा खोल दिया गया, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए आए और दूसरे दरवाजे से निकल जाए और लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। खुनिया गांव की मंडली शाम के 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर में पहुंची और दर्शन करने के बाद आसपास घूमकर वहां मेले का मजा लेने लगी। मेले में घूमते घामते ये मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गए। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता कि वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे। अभी यहाँ आए हैं तो अभी रात में तो निकल नहीं सकते, कल दिन में आराम से घूम लेंगे। तो कोई कहता डर क्यों रहे, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते ये मंडली उस जंगल में काफ़ी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में जब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और ना ही मंदिर के आसपास जलती हुई कोई रोशनी दिख रही थी, अब मंडली ये नहीं समझ पा रही थी कि किस ओर चले। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपने जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे कुछ कागज को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वो बहुत ही भयानक था। आसपास कुछ नर कंकाल भी नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर हाँ, वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज की बुझती आग पर वहीं पड़े कुछ सूखे घास फूस को डालकर फिर से आग को थोड़ी तेज किया। मंडली ने मन ही मन में निश्चित कर लिया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वो लोग रास्ता भी भूल गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस ओर जाएं। परंतु इन लोगों ने फुसफुसाकर एक निर्णय लिया था कि आज रात कैसे भी करके यहीं गुजारे और सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। चूँकि ये लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ चुका था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि डर के मारे चिल्लाने लगे या भागना शुरू कर दे। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज करने लगी, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि जरूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और इस मंडली को अपने चपेट में लेना चाहती है। पर वहाँ की आबो हवा देखकर ये गांवही मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीना पसीना भी हो गई थी, पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि डरे तो मरे और डरे हुए लोगों पर ये आत्माएं और भी बुरा असर करती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो कुछ लोग हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिए थे, तो कुछ लोग इस जंगल की काली माता की दुआएं दे रहे थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रुद्र रूप में तांडव करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखना शुरू हो गए। चेहरे लाल होने लगे
और ये लोग कसकर एक दूसरे के करीब आ गए। अभी वो रौद्र आत्मा तांडव करके पूरे वातावरण को और भी भयानक बना पाए, तभी वहाँ कुछ आत्माएं और आ गई और अब तो इस मंडली की सिट्टी पिट्टी हुई। ये लोग पूरी तरह से डर गए और इन लोगों को अपना काल सामने दिख रहा था। अब वहाँ एक नहीं लगभग 5-6 आत्माएं आ चुकी थी और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह से भयानक बनाकर रख दी थी। कोई आत्मा इनके आगे थी, कोई पीछे थी, सब इनके चारों तरफ मंडरा रहे थे। ये लोग पूरी तरह से सतर्क। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास भी चाकू, कोई हथियार या डंडा लाठी कुछ भी हो, वो ले लो और इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू, कोई हथियार या डंडा लाठी तो बराबर रखते ही थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास लाठी थी और 3 के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत ही नहीं आई। हुआ यूं, जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वो बिना सिर के वहीं से खूब तेज भागी तथा उसका सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक हो चुका था, क्योंकि एक गौरववीर व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुए था, हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात यह थी कि कोई भी आत्मा मरी नहीं, पर सब चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज करते हुए वहां से भाग निकली। अब ये मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई और उनका धन्यवाद, उनका जय जयकारा करने लगे। इस मंडली को उस वीर पराक्रमी महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगी। लगभग 10 मिनट चलने के बाद यह मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना झोला झंडा रख दिया और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पनकट पर बैठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्होंने किसी पेड़ के पत्तों का पत्तल इन लोगों के सामने रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदा कर छिड़क दिया। अरे ये क्या! अब तो वो पत्तलें थाल बन चुकी थी और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छा अनुसार उसमें पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिला और इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद बाबा का इशारा पाकर ये मंडली वहीं सो गई, पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी के आंख में भी नहीं था। इस कुटिया में दूर दूर तक डर का नामो निशान नहीं था, पर बाबा के कारनामे देखकर ये लोग एकदम हैरान थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में पूछेंगे और जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो इनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहां ना कोई कुटिया थी और ना ही रात वाले बाबा ही थे। ये लोग जमीन पर वैसे ही नीचे घास फूस पर सोए हुए थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुटिया और बाबा कहाँ गए। खैर, इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता भी मिल गया और ये लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटनाएं बताएं। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस ली और कहा कि वो दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वो केवल रात को ही, और वो भी भूले भटके लोगों को ही नजर आती है। उन्हें रात में मदद प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। इस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसी घटनाएं उन्हें काफ़ी श्रद्धालुओं ने बताई है।
इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार दिन के उजाले में 9-10 लोगों के साथ इस जंगल का कोना कोना छान मारा, पर कहीं भी न वो महात्मा मिले और ना ही कोई कुटिया ही दिखी। खैर, ये मंडली कुछ और ही करना चाहती थी। इस मंडली ने फिर हिम्मत करके रात को जंगल में निकल गए। मंडली चाहती थी कि उन्हें बुरी आत्माएं सताएं और फिर बाबा आकर उनकी रक्षा करें। इसी बहाने ये मंडली ये चाहती थी कि बाबा के दिखते ही उनके पैरों पर गिरकर कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी ले ली जाएगी। बाबा के हाथ छोड़कर प्रार्थना किया जाएगा कि वो कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दें। पर ये क्या अभी ये लोग जंगल में कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि जो बाबा रात को पत्तल लाकर रखे थे वो दिख गए और बोले, तुम लोगों के मन में मस्तिष्क में जो चल रहा है मुझे वो पता है, पर ऐसा भूल कर मत करो। कुछ चीज़ों को रहस्य रहने दो। और सबसे अहम बात, हम हमारे गुरुजी इस जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात को जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी थी। फिर हम इसी जंगल में अपनी रात भर जागकर श्रद्धालुओं और डाकुओं को बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। और वो बाबा फिर वहाँ से चले गए। फिर न उन्हें किसी ने देखा और ना किसी ने उनके बारे में कुछ जाना। वो मंडली वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल दी और ये कहानी हमारी खत्म। हमारी दूसरी कहानी का नाम है जिम्मेदार ग्रस्त भूत। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, तो चलिए ये कहानी सुनते हैं। हुनेश्वर जी हमारे ज़िले के रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता पिता और 2 प्यारे बच्चे थे। हुनेश्वर जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लादकर दूर दूर शहरों में जाना पड़ता था। वो बहुत ही मेहनती थे और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कार्यों से उनका सेठ भी बहुत खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था। 1000-1200 रुपये उनके घर पे मनी ऑर्डर जरूर कराता था। हुनेश्वर जी की जीवन की गाड़ी बहुत ही मज़े में चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस या दूर के शहर में जाना पड़ता तो वो थोड़ा समय निकाल कर भी अपने घर आते थे और घर वालों से मिलते थे, उनका हाल चाल लेते थे और वापस चले जाते थे। एक बार की बात है, हुनेश्वर जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ शामू नाम का उनका खल्लासी भी था। हुनेश्वर जी खल्लासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाने भी सिखाते थे। अब शामू ट्रक चलाने में थोड़ा माहिर हो गया था। उस रात शामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए, तो ट्रक मैं चला कर लेकर चलता हूँ। हुनेश्वर जी ने ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए वहाँ से निकल पड़े। शामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे। ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ी चली जा रही थी। अचानक हुनेश्वर जी को पता नहीं क्या हुआ कि सड़क के किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वो शामू से बोले कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम काम करो, मज़े से यानी धीरे धीरे ट्रक चला लो और चलो यहाँ से। शामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे घंटे बाद जब शामू को लगा कि हुनेश्वर जी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज कर दी और गाना गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे एक ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। शामू का भी खून अभी तो एकदम नया था, वो भला ऐसा क्यों होने देता। उसने भी ट्रक की एक्सीलेटर चापते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा।
अरे ये क्या हुआ? उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब काबू से बाहर हो गई थी। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में उमेश्वर जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर शामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ के सूचना भिजवा दी थी। शामू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान हुनेश्वर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो पड़ा था, पर वो विधि के विधान के आगे कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वो जो भी कमाएगा उसका आधा हुनेश्वर जी के परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो वापस कोलकाता आ गई। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं, पर अभी हुनेश्वर जी के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। उसके साथ उन्होंने शामू को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर शामू एकदम हक्का बक्का रह गया और पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने शामू को बताया कि हुनेश्वर जी बराबर बताया करते थे कि मालिक, जब भी मैं यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वो ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में वो साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर भी देखा है। पीछे कोई ट्रक नहीं दिखता। तेजी से आता वो ट्रक केवल रात को ही, और वो भी मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं हुनेश्वर जी की बातों को सुन तो लेता था, पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो। वैसे भी मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे हुनेश्वर जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही शामू को जैसे कि शॉक लग गया हो। वो चाह कर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से जो ट्रक आ रहा था वो कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना कराया करता था। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और शामू भी। 3 महीने बीतने के बाद एक दिन सेठ ने शामू से कहा कि चलो हुनेश्वर जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छुपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही हुनेश्वर जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। हुनेश्वर जी थे तो उनके घर हर महीने मनी ऑर्डर चला जाता था, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया है और ना ही कोई पत्र वगैरह गया। उनके घर के लोग कहीं परेशान न हों। सेठ की बात सुनकर शामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुनेश्वर जी के परिवार की मदद करता रहूँगा। उसके बाद सेठ ने कहा, ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि हुनेश्वर जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दूँ और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूँ। मई का महीना था, दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और शामू पसीने से तरबतर थे। वो लोग पूछते पाछते हुनेश्वर जी के गांव आ गए थे। एक आदमी ने हुनेश्वर जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। हुनेश्वर जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और शामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने हुनेश्वर जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई और कुछ जरूरी सामान साथ लाए थे, जो घर में भिजवा दिया। घर से उन्हें पानी पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद इन दोनों ने हुनेश्वर जी के परिवार को ये दुखद घटना सुनाने की सोची।
अरे ये कहाँ। अभी वो लोग कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिये की साइकिल की ड्रिंग ड्रिंग की घंटी बजी। उसी नीम के आगे आकर रुक गए। फिर डाकिये ने हुनेश्वर जी के पिताजी को जयराम करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद हुनेश्वर जी के पिताजी ने कहा, जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर हुनेश्वर को ये पैसे डाकिये में लगाने की क्या जरूरत थी। आप लोगों के हाथ से ही भिजवा दिया होता। हुनेश्वर जी के पिताजी के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और सामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने थूक घोटकर हुनेश्वर जी के पिताजी से पूछा कि क्या कहा आपने, हुनेश्वर जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की यह बात सुनते ही हुनेश्वर जी के पिताजी ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट और मनी ऑर्डर का छोटा सा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पलट कर कर देखने लगा। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर वही लिखावट थी जो हुनेश्वर जी की थी। वो पैसे उन्होंने पिछले महीने उसी डाकघर से लगाया था जहां से सेठ और वो बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए, साथ ही सामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी हुनेश्वर जी के पिताजी बोल पड़े कि कुछ भी हो पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम सबकी बहुत ही ख्याल रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज़्यादा मनी ऑर्डर जरूर कर देता है। इतना सुनते ही शामू बोल पड़ा कि काका, क्या पिछले महीने भी हुनेश्वर जी ने मनी ऑर्डर किया था। हाँ, करते हुए हुनेश्वर जी के पिताजी ने कहा, अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 1200 रुपये भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और शामू की स्थिति में क्या होंगे। वो दोनों एकदम हक्का बक्का हो गए और ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये मनी ऑर्डर कौन कर रहा है। एकदम हैरान हो गए थे। अचानक सामू अपने आप को रोक न सका और रोने लगा। सेठ से रहा ना गया और उस सामू को चुप कराते हुए खुद भी रुआसा हो गया। हुनेश्वर जी के परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये दोनों रोने क्यों लगे। अब नीम के पेड़ के नीचे गांव के कुछ अन्य लोग भी आगे खड़े हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। ये बात सुनते ही वहां खड़ी लोग और खास करके महिलाएं रोना पीटना शुरू कर दी। पर अभी भी हुनेश्वर जी के घर वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीने से हुनेश्वर जी नहीं है। अगर हुनेश्वर जी नहीं है तो इन 4 महीनों में 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं। वो किसने भेजा है? हैंड राइटिंग तो हुनेश्वर जी की है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी कुछ जरूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूंगा। काफी कुछ समझाने के बाद हुनेश्वर जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंत में हुनेश्वर जी के घर वाले माने कि अब हुनेश्वर जी नहीं रहे, और वो भी पूरी तरह से नहीं। गांव वाले और कुछ हितनात ने कहने सुनने के बाद हुनेश्वर जी की अंतिम क्रिया संपन्न की। सारे कर्म विधि विधान संपादित हुए। उसके बाद हुनेश्वर जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छी सैलरी पर नौकरी दिलवा दी। उसके साथ ही सेठ हर महीने हुनेश्वर जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता रहा। खैर जो भी हो, अभी भी सामू को यकीन नहीं है कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद हुनेश्वर जी परिवार को मनी ऑर्डर करते हैं। खैर अब हुनेश्वर जी के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया है कि हुनेश्वर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि अब उनका पत्र मनी ऑर्डर कुछ भी आना बंद हो गया है। इस दुर्घटना को काफ़ी समय भी हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी दूसरी कहानी समाप्त होती है और अब बारी हमारी तीसरी कहानी की। इस कहानी का नाम है बावड़ी शापित आत्मा की।
यह एक सच्ची घटना पे आधारित है और इस कहानी की गवाही यहाँ पे रहने वाले लोग आज भी देते हैं। क्या है इस कहानी में, चलिए जानते हैं। भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से ना रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत प्रेत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वो असल में ही ना है, ये भी तो संभव नहीं। आज हम ऐसे ही भूतास्थान से आप सभी को परिचय करवाने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। जोधपुर में स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियाँ हैं, जिसमें से एक के बारे में कहा जाता है कि इसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित राठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो ये ज्ञात होता है कि जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो इसमें से अलग हुए एक दल ने कापड़वा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में रहने वाले साधना करने वाले साधुओं और महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने इन्हें श्राप दे दिया कि इनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वो जिस गांव में रहने के लिए गए, उस गांव का नाम था रटासी। रटासी गांव ये जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भूतों के सहयोग से बनी है। अर्थात इस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जय सिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस बावड़ी के विषय में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और इसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह ने अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी, जिसने धीरे धीरे इंसानी शक्ल इख्तियार कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन शराब के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दया दिली देखकर प्रेत ने उसे कहा कि मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वो उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज को और सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकार करते हुए कहा कि वो ये कार्य आत्मा के रूप में नहीं करेगा, इंसान के रूप में करेगा, लेकिन जितना भी दिन भर में वो काम करेगा, रात को 100 गुना बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को ये राज किसी को ना बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात को पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण का काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने ये राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही ये राज रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। वहीं बावड़ी भी जो कि तोड़ रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की, और अगर किसी ने बनाने की कोशिश की तो भी यह निर्माण पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको सब कहानी अच्छी लगी होगी।
आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक कर दें और फिर मिलते हैं हम आपसे नई कहानियों के साथ। जब तक के लिए अलविदा।